Hello students, today I am going to start with a very important and interesting chapter of CA Inter Financial Management subject. The name of the chapter is Investment Decisions. बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी चैप्टर है। हमेशा इसका 10 to 12 मार्क का एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिखता ही है, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही लॉजिकल चैप्टर पे आप अपना पूरा ध्यान दे। आपको बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, राइट। और इसमें काफ़ी सारी आपको ऐसी भी बातें सीखने मिलेगी जो एफएम की प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलिए बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें इसमें देखना है इसका इंट्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न्ड विथ optimum utilization of the funds to maximize the wealth of the organization and in turn the wealth of its shareholder। भाई कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्ट करने के लिए देगा या वो किसी भी बिजनेस में लगाएगा तो वो ये चाहेगा कि उसके फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का एक सिंपल मतलब ये समझिए कि उसको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले। अगर उसको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो ही क्या होगा, तो ही जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइड की है, उनका रिटर्न मैक्सिमम हो पाएगा, राइट। सो पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिटर्न। द सेकेंड पॉइंट इज स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, इस वर्ड को समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास कुछ कैपिटल है तो उस कैपिटल को किस प्रोजेक्ट में लगाना है, या उस कैपिटल से अगर हम कोई एसेट खरीदना चाहते हैं तो क्या वो एसेट खरीदना हमारे लिए वर्थ होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें सोची जाती है कैपिटल बजटिंग के अंदर। सो कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं ऐसा कहूंगा, कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या किया जाता है इसके स्टेप के अंदर? तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपके पास कैपिटल तो है, आपको उसे इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें से आपको सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसके कैश फ्लो, उसमें से कितना पैसा जनरेट हो सकता है, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में जो बिजनेस ज्यादा पैसे जनरेट कर सकता है, यानी कि ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, उस बिजनेस को अच्छा माना जाता है, राइट। तो आपको एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो करना पड़ेगा, आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का, राइट। एंड तीसरा, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। जो आपने एस्टिमेशन किया, जो इवेल्युएशन किया, जो आपने मैथमेटिकल या फाइनेंशियल टूल्स लगाए, उन सभी टूल्स का जो आउटकम आया, जो आपको रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट का फाइनल यूज करके आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आपको प्रोजेक्ट खरीदना है या कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है। तो 3 सिंपल से स्टेप है, आइडेंटिफाई करो, उसको इवेल्युएट करो, एंड इवेल्युएशन के रिजल्ट के बेस पे या तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो या तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आगे बहुत कुछ अभी आने वाला है बच्चों। नाउ द पर्पज ऑफ कैपिटल बजटिंग, नाउ दिस इज सो सिंपल। इसको फटाफट हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की ट्राई करेंगे। पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग में, अच्छा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यों कैपिटल बजटिंग किया जाता है। डायग्राम भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी बिजनेस की आप शुरुआत करते हो या किसी भी बिजनेस को आप चलाते हो, तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें एक्सपेंडिचर कई बार बहुत ज्यादा होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, या अगर सिंपल तरीके से बात की जाए तो कोई भी बिजनेस जब कोई आदमी करता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको उसका इन्वेस्टमेंट कहीं से लाना पड़ता है। और कई बार किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा, यानी कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। थिंक अबाउट अ बिग कंपनी लाइक अ रिलायंस और लाइक सम सॉर्ट ऑफ सीमेंट कंपनी में भी अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर इन कंपनीज को किसी और एक जगह पे प्लांट लगाना है, नया प्लांट, जरा सोच के देखो कि उनको एक नया प्लांट लगाने के लिए जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वो कितना ज्यादा सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर होगा। अगर कैपिटल बजटिंग के डिसीजन में आप कहीं मार खा गए या आपने अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया
तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक सब्सटेंशियल फेलियर हो सकता है और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ह्यूज लॉस हो सकता है। तो कैपिटल बजटिंग तब भी बहुत ज़रूरी है। जनरली बिजनेस में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, राइट। ये कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल की बात नहीं होती है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अगर किए हैं तो सालों साल तक इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड भी वन ऑफ द फैक्टर है कि क्यों कैपिटल बजटिंग का इतना इंपॉर्टेंस है। इरिवर्सिबिलिटी, आप कोई भी एक डिसीजन जब बिजनेस में ले लेते हो तो कई बार उसको रिवर्स करना नामुमकिन होता है। जैसे आपने कहीं पे लैंड खरीद लिया, फिर आपको लगा कि यार इस पर्टिकुलर जगह पे प्लांट को हमें नहीं डालना था, तो वो लैंड को वापस नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये जो लैंड खरीदने का आपका डिसीजन था वो कैसा था, इरिवर्सिबल डिसीजन था बच्चों, राइट। कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, काफ़ी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको देखना होता है। फाइनेंशियली भी कहाँ से पैसा लाना है, किनको कितना पैसा चुकाना है, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट द मनी शुड बी बोरोड, ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स मेजर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप किसी टेक्निकल इंडस्ट्री में हो तो वो इंडस्ट्री की वायबिलिटी कितनी है, उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, व्हाट आर द प्रोबेबल चैलेंजेस ऑफ अ बिजनेस, इन सब चीज़ों को भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना पड़ता है। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से इज बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट आपको ये सोच लेना पड़ता है कि काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस में आएगी और वो कॉम्प्लेक्सिटी को झेलना ही पड़ेगा। इवन आफ्टर ऑल दोस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आपका बिजनेस आपको फायदा दे सकता है। दिस इज द मेन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग समवेयर। तो ये आपके पर्पस हो गए। कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस समझते बच्चों, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, इसको बहुत ही स्पीड में आप देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग का पॉइंट। आप कोई भी बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पहले प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। आप प्लानिंग करोगे फिर आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि जिस प्रोजेक्ट या जिस बिजनेस में आप जाना चाहते हो उसका ओवरऑल वैल्यूएशन क्या, मतलब ये जितना कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है, क्या उसके सामने ही उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कंपैरेटिवली विथ द कैश फ्लो क्या कम है या ज्यादा है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। वैल्यूएशन करने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन। आप अलग अलग 2-3 प्रोजेक्ट अगर हाथ में लेके बैठे हो या अलग अलग 2-3 प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करने वाले हो तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अब अल्टीमेटली कौन से प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन बेटर है, कौन से प्रोजेक्ट की वैल्यू आपके लिए बेटर है, कौन से प्रोजेक्ट में अगर आप पैसे लगाओगे तो वो बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। और इन सभी फैक्टर को ध्यान में रख के आपको एक बिजनेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम ये सब बातें ही देखने वाले हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन, एक बार आपने बिजनेस चूज कर लिया कि आपको इसी बिजनेस में जाना है या यही बिजनेस आपके लिए फायदेमंद होगा, तो फिर उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है। जो भी स्टेप्स है बिजनेस के, जो भी मशीनरी से आपको खरीदनी है, जो भी स्टाफिंग की प्रोसीजर करनी है, वो सब प्रोसीजर करके आपको बिजनेस को आगे शुरू कर देना है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यू विल फाइंड आउट दैट देर आर सर्टेन मिस्टेक्स, देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो पहले जब आप एस्टिमेशन कर रहे थे, बजटिंग कर रहे थे, तब शायद आपके माइंड से निकल गए थे, तब शायद आप उसका अल्टीमेट वैल्यूएशन नहीं कर पाए थे। तो उन सब प्रॉब्लम्स को आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। देखो कुछ नया शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, आप उस प्रॉब्लम से बच नहीं सकते, लेकिन यस आप उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की बात अपने मन में जरूर लेके आ सकते हो। एंड फाइनली रिव्यू, कंट्रोल प्रोसीजर के बाद आपको ये रिव्यू निकालना है कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस जो है वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में जैसे आपने सोचा था वैसे चल रहा है कि नहीं, क्या उसका कैश फ्लो पैटर्न है जैसे आपने सोचा सा वैसा आ रहा है कि नहीं। कई बार बिजनेस में लॉस करते हुए एग्जिट करना भी बेटर रहता है किसी बिजनेस में, राइट। मान लो वो नहीं चला, आपका आइडिया गलत था, तो उसमें लॉस करके भी आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन राइट टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा। तो वो आपको रिव्यू करते रहने से ही पता चलेगा कि ये बिजनेस अभी भी कंटिन्यू करने जैसा है या नहीं है। सो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। बच्चों इन सब थियरी में आप अपने मन के विचार भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दो शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि बुक्स में से आप इसके पैराग्राफ पढ़ो और एग्जैक्ट बुक्स जैसे पैराग्राफ ही लिखने की कोशिश करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने खुद के भी
पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। यस, मैं ऐसा ज़रूर चाहूँगा कि जो मेन पॉइंट है, जो कैप्शंस ऑफ द पॉइंट है, वो आप यही रखें जो आपके सामने बताए गए हैं। सो आफ्टर कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, नेक्स्ट मैं आपको ये अब बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में हमारा काम क्या है। इस चैप्टर में हम कौन कौन से कैपिटल बजटिंग के टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टूल है कैपिटल बजटिंग का, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है ARR, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आने वाले हैं। द सेकेंड इज पे बैक पीरियड, राइट, payback period. The third one is discounted payback period. The fourth one is NPV, that is net present value. The fifth one is PI, that is profitability index. And the next one is IRR, that is called internal rate of return. And the next is MIRR, that is called modified internal rate of return. तो इतनी चीजें बच्चों हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इतने फॉर्मूलाज है, इतने कंसेप्ट है, और हम जो प्रैक्टिकल सम्स गिनेंगे उसमें भी हमें इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करना आने वाला है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले ARR से ही शुभ शुरुआत करते हैं। मैं आपको समझाने वाला हूं ARR, इससे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और ARR जो है वो उसी का सिंपल सा एक शॉर्ट फॉर्मेट है। चलिए समझते हैं कि ARR क्या है। तो ARR का पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों। ARR में क्या लिखा है जरा ध्यान से आप देखिए। सो इट इज द ओनली मेजर ऑफ कैपिटल बजटिंग which works on the basis of average profit after tax and not on the cash flow। बच्चों एक बात नोट करना, ये एक ही मेजर ऐसा है जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि इसको मैं PAT लिख सकता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे काम करेगा, और ये कैश फ्लो पे काम नहीं करेगा। सर ये कैश फ्लो क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, आगे जाके इस चैप्टर में हम जो भी बिजनेस इवैल्यूएशन प्रोसीजर करने वाले हैं, वो पूरी की पूरी बिजनेस इवैल्यूएशन प्रोसीजर सिर्फ बिजनेस से आने वाले कैश फ्लो पे होगी, ना कि बिजनेस से जनरेट होने वाले प्रॉफिट के ऊपर। आज तक हम अकाउंटिंग तरीके से सोचते आए, या फाइनेंस में भी हम हमेशा प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देते आए, हमने कभी कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन होता है ना बच्चों, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रॉफिट को कभी भी इंपॉर्टेंस दिया जाता नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट एक इल्यूजनरी फिगर होता है। प्रॉफिट के अंदर काफ़ी सारी नॉन कैश चीज़ें आई होती है, काफ़ी सारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस हो गए होते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हो सकता है डेप्रिसिएशन। हम जब भी प्रॉफिट निकालते हैं अकाउंटिंग तरीके से, तो प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं कि नहीं? यस, वी डू इट। बट वो डेप्रिसिएशन माइनस करने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट का फिगर है वो कभी सही नहीं आता। एक गलत प्रॉफिट के फिगर को लेके हम लोग चलते रहते हैं। जबकि कैश फ्लो क्या है? अल्टीमेटली पूरे साल आपने मेहनत की और आपके बिजनेस की वजह से आपके हाथ में जो कैश आया, क्यों ना उस कैश फ्लो के बेस पे ही बिजनेस का वैल्यूएशन किया जाए। प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस का जब अमालगमेशन, मर्जर, बाई बैक ऑफ द बिजनेस या टेक ओवर ऑफ द बिजनेस होता है, इन सब का वैल्यूएशन किया जाता है 99% बिजनेस की कैश फ्लो लाने की कैपेबिलिटी के ऊपर। जो बिजनेस की कैश फ्लो लाने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उस बिजनेस को कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड जिस बिजनेस की कैश फ्लो लाने की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, नेचुरली कोई भी उस बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं। सो ARR में हम कैश फ्लो का यूज नहीं करने वाले। ARR वो पुराने ही तरीके से हम करेंगे और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यूज करेंगे। बट एक बात समझ लो, दिस इज द ओनली मेजर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये एक ही मेजर ऐसा है जो प्रॉफिट के ऊपर काम करेगा और कैश फ्लो के ऊपर काम नहीं करेगा। इट इज अ प्राइमरी मेजर एंड इट इज अ क्विक मेजर टू एस्टिमेट द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। बहुत ही जल्दी आ जाता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो किसी को अगर क्विकली काम करना हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके थोड़े से फॉर्मूला समझते बच्चों। ARR को अगर फाइंड आउट करना है तो ICAI के हिसाब से दो अलग अलग फॉर्मूलाज है। मैं दोनों ही फॉर्मूला को आपके सामने लिखूंगा। सबसे पहला जो ARR का फॉर्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज है तो ऊपर भी आपको एवरेज करना पड़ेगा, एवरेज PAT मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसको डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस।
आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, इसे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी इस चैप्टर में आगे जानने वाले हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस और इनटू 100 करना है, क्योंकि ARR जो होता है वो परसेंटेज में होता है। तो ARR इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन और एक दूसरा फॉर्मूला भी कई बार ICAI इस्तेमाल करती है, वो ARR का फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा दूं। तो उसके अंदर ARR इज इक्वल टू, ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन नीचे की जगह पे ये थोड़ा सा बदलेगा। इंस्टेड ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अब ये भी नीचे हो जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट लेने की बजाय इस सेकेंड फॉर्मूला में ICAI रेकमेंड करती है कि आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट का यूज करना चाहिए और इनटू 100। अब आप सोचेंगे सर ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट लाने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। शॉर्टली स्पीकिंग, एवरेज इन्वेस्टमेंट राइट इज इक्वल टू हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस कई बार किसी मशीन या किसी प्रोजेक्ट की बात चल रही हो तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू एंड में बच जाती है तो उसे हम क्लोजिंग बैलेंस की तरह ले सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट और द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो दो बातें वापिस मैं आपको बच्चों एकदम अच्छी तरह सिखाना चाहता हूं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा मेजर है जो एवरेज प्रॉफिट के ऊपर काम करता है, कैश फ्लो के ऊपर काम करता नहीं है। और इसके अंदर दो अलग अलग तरीके इसको गिनने के हैं, जिसमें सिर्फ बेस का फर्क है। अगर आप एक फॉर्मूला में देखेंगे तो बेस क्या लिया गया है, टोटल इन्वेस्टमेंट का बेस लिया गया है, जबकि दूसरे फॉर्मूला में देखेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का बेस लिया गया है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा बच्चों, सिंपली ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया बच्चों आपका ओवरऑल ARR का कंसेप्ट। आई एम श्योर ARR की नोट आप अच्छी तरह साथ साथ में बनाते जाएंगे। ARR को समझने के बाद मुझे लगता है कि हमें एक सवाल गिन लेना चाहिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। ऐसे कंसेप्ट करते जाएंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीके से हमारा काम हो पाएगा। चलिए, तो मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का ही एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। पहले हम एक क्वेश्चन गिनते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। एक पहला क्वेश्चन जो हमारे इस मॉड्यूल का है वो है क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अभी आप ये कहेंगे कि सर हमने 2 फॉर्मूला सीखे इसमें, तो कौन सा फॉर्मूला एग्जाम में लगाया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ICAI का स्टडी मटेरियल ओपन करके भी अगर आप देखोगे तो ICAI ने सम्स एक नहीं दोनों ही मेथड से हमेशा गिने हैं। तो मेरा पर्सनली आपसे ये रिकमेंडेशन है बच्चों कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ARR गिनने का एग्जाम में, तो आपको ARR को दोनों ही फॉर्मूला से गिन लेना है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला से आंसर तो बच्चों अलग आएंगे। चलिए, सवाल को मैं यहाँ पे गिनता हूँ, आपको समझाता हूँ। आई एम डैम श्योर आपको आराम से समझ में आएगा। अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakh एंड इट यील्ड्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए, डायरेक्टली मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन विच इज एज फॉलोज। नेचुरली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन भी होने ही वाला है, क्योंकि प्रॉफिट में से पहले डेप्रिसिएशन कटता है, फिर ही उसमें से टैक्स कटता है। फाइनली हम ये मान लेंगे कि ये हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। देखिए, ईयर कितने हैं, सो देर आर 5 years, 1 2 3 4 एंड 5, और उसके सामने आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन के फिगर दिए हैं, एंड दिस इज द टोटल फिगर 4,60,000। सपोज further that at the end of the 5th year the plant and machinery of the project can be sold for 80,000। ये 80,000 scrap value of the plant and machinery होगी ना बच्चों। यस, दिस इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। पूछा है डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखो, दोनों ही तरीके से मैं आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे फाइंड आउट करके बताऊंगा। सबसे पहला हम देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। तो वो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें ऊपर में लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सिंपली ऐसे ही लिखते, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट।
बिजनेस में जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो आ जाएगा एंड इनटू करना पड़ेगा 100। चलिए इसी के अंदर अगर मैं फिगर भर दूं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे हम बच्चों? देखिए एवरेज प्रॉफिट को यही मैं एक सिंपल वर्किंग में निकाल देता हूं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे आएगा? 4,60,000 आपका टोटल प्रॉफिट है, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 5 कर दूं तो मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। कैलकुलेटर हाथ पे लेके आप कर सकते हैं, 460 डिवाइड बाई 5, 92,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा बच्चों। तो उसी 92,000 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट इज माय एवरेज प्रॉफिट 92,000 डिवाइड बाई, अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन के, इनटू में करूंगा 100। देख लीजिए बच्चों आपका फर्स्ट आंसर आराम से आ गया 9.20%। सो 9.2% आपका एक साल का एवरेज रिटर्न है इस प्रोजेक्ट से, ऐसा आप कह सकते हैं बच्चों। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न तो हो गया। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बाद जो मैं सेकंड गिनने वाला हूं वो और दूसरे वाले फॉर्मूला से गिनूंगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर आ सकता है। देखिए यहां पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, एंड डिवाइडेड बाय, जो मुझे करना पड़ेगा इस बार टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसकी जगह पे इस बार मुझे करना पड़ेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनटू कर दूंगा 100। चलिए एवरेज इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा उसकी भी एक वर्किंग यहां साइड पे कर लेते हैं। क्या था एवरेज इन्वेस्टमेंट? जो आपको लाना था वो था आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करना था आपको टर्मिनल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, या तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2 करना था। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपका 10 लाख रुपीस ही आएगा क्योंकि वो आपने स्टार्टिंग में लगाया था। तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर मैं लिख दूंगा 10 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा दैट वुड बी 80,000, राइट। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बच्चों? 80,000 एंड डिवाइड बाई 2 करूंगा। ये 80,000 कहां से आया? दैट वाज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिजनेस, राइट। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 10 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाई 2, दैट गिव्स मी 5,40,000 एज द एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस में एवरेज जो है वो 10 लाख नहीं लेकिन 5,40,000 लगा रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए अब इसको इस फॉर्मूला में पुट अप कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का सेम फिगर आएगा 92,000 का फिगर, और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट से, दैट एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 5,40,000 और मुझे करना पड़ेगा इनटू 100। जैसे ही मैं ये सॉल्व करता हूँ 92,000 डिवाइड बाई 5,40,000%, दैट गिव्स मी 17.03% एज द आंसर ऑफ ARR। तो दूसरे फॉर्मूला से या दूसरी मेथड से देखा तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR जो आया वो बच्चों 17.03% आया है। ये दोनों ही आंसर वैलिड है। आपको लगता होगा सर एग्जाम में आया तो हम क्या करें, इन दोनों में से कौन से आंसर को अगर हम प्रीफर करेंगे तो हमारा आंसर बेटर आएगा? ये दोनों ही आंसर एब्सोल्युटली वैलिड है। मैं चाहता हूं कि एग्जाम में आप ये दोनों ही तरीके लिख दो, यानी कि ICAI को अगर किसी भी एक तरीके की भी जरूरत हो तो भी आपको अच्छे तरीके से वो इसके अंदर से समझ सके, और दोनों में से जो तरीका उनको पसंद हो उस तरीके के हिसाब से आपका आंसर आए। तो इन दोनों ही तरीकों से मैं गिनना चाहिए एग्जाम में, ऐसा प्रीफर करता हूं बच्चों।